चलिए दोस्तों, आज से हम लोग आधुनिक भारत की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा 18वीं शताब्दी में नवीन स्वायत्त राज्यों की उत्पत्ति। स्वतंत्र राज्य की स्थापना कैसे हुई, ये सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली घटना ये होती है कि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मुग़ल सत्ता काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगता है, क्योंकि औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए थे ना, ये सभी अयोग्य थे, जिनको शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं रहता था। ये लोग ज़्यादातर समय अपने भोगविलासी में लगे रहते थे, अपने ऐशो आराम में लगे रहते थे, जिसकी वजह से मुग़ल सत्ता धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। और इसी कारण जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना का सिलसिला स्टार्ट हुआ, यही कारण था, क्योंकि मुग़ल शासक जो भी थे वो कमज़ोर पड़ने लगे थे। तो उसी समय से स्वतंत्र राज्य की उत्पत्ति का जो सिलसिला हुआ वो शुरू हो गया। तो देखिए, सबसे पहले स्वतंत्र राज्यों का अगर क्रम देखा जाए तो सबसे पहले हैदराबाद था। तो आइए हम लोग हैदराबाद के बारे में जानते हैं। तो हैदराबाद का संस्थापक जो था निजामुल मुल्क, जिन्हें चिनक्लीज खां के नाम से भी जानते हैं, ये असफजाही वंश के थे। ठीक है। तो ये जो निजामुल मुल्क जो थे ना, हैदराबाद राज्य की स्थापना करने के पहले भी इनका कहानी है कि ये कैसे कैसे हैदराबाद राज्य का स्थापना किए, क्या क्या इनका संघर्ष रहा। तो पहले देखिए, इनको मुग़ल शासक जो मोहम्मद शाह होते हैं, जिन्हें हम लोग रंगीला बादशाह के भी नाम से जानते हैं, और उनका अन्य नाम रोशन अख्तर भी है। इन्होंने चिनक्लीज खां को, यानी कि निजामुल मुल्क को, दक्कन का सूबेदार नियुक्त किए थे। पहले इनको दक्कन का सूबेदार नियुक्त किए थे। तो जब ये दक्कन का सूबेदार नियुक्त हुए तो उसी समय इन्होंने देखा कि उस समय दक्कन में उपद्रव बहुत काफ़ी था, मतलब दक्कन में भी उपद्रव चल रही थी, और उस समय मुग़ल दरबार में भी उत्तराधिकार का लड़ाई चल रहा था। इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा करके इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने की नींव रखी। तो सबसे पहले इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसमें स्वतंत्र राज्य की स्थापना इन्होंने 1724 में किया। दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। ठीक है। इन्होंने केंद्रीय सत्ता से कभी खुलेआम स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की, पर व्यवहार में स्वतंत्र शासक था। देखिए, हैदराबाद राज्य का स्थापना तो चिनक्लीज खां ने कर दिया, लेकिन इन्होंने केंद्रीय सत्ता से कभी अपने आप को स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की कि हम स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर चुके हैं, चाहे हम स्वतंत्र हो गए। लेकिन अगर वास्तविक तरीका से देखा जाए तो ये शासक एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किए थे। भले ही इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की थी, लेकिन अगर शासक के तौर पर देखा जाए तो इन्होंने स्वतंत्र शासक की भूमिका अदा की थी। इसके बाद इनकी धार्मिक नीति क्या थी? तो हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। पूरन चंद को अपना दीवान नियुक्त किया। हिंदुओं के प्रति इनकी जो नीति थी ना, उदार थी, और यही कारण था कि एक हिंदू व्यक्ति थे जिनका नाम है पूरन चंद, इनको अपना दीवान नियुक्त किए थे। ठीक है। आगे इनका प्रशासनिक सुधार में क्या योगदान रहा? तो दक्कन में जागीरदारी प्रथा अपनाई और भ्रष्टाचार समाप्त करने का प्रयास किया। दक्कन में क्या की? तो जागीरदारी प्रथा को अपनाया था। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जागीरदारी प्रथा आखिर होती क्या है। तो जागीरदारी जो है ना, पहले के जो राजा होते थे, राजा के जो अधिकारी होते थे ना, तो उस समय जो राजा के अधिकारी होते थे, तो अधिकारी को ये लोग वेतन नहीं देते थे। अधिकारियों को ये लोग वेतन नहीं देते थे, कुछ विशेष क्षेत्र उनको सौंप देते थे, और वहाँ का टैक्सेशन, मतलब कर वसूली का जो जिम्मेवारी था वो इन लोगों को दे देते थे। तो जो भी अधिकारी कर वसूलते थे उन्हीं को इजारेदार कहा जाता था।
यहीं इजारेदार सबसे इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ हुआ। तो इजारेदारी जागीरदार, जो भी अधिकारी कर वसूलते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो जागीरदार कहा जाता था। तो इन्हीं से जागीरदारी प्रथा का प्रारंभ हुआ। ठीक है। इसके बाद देखिए इनके समय में एक युद्ध हुआ था जिनको हम बोलते हैं सकूरखेड़ा का युद्ध, जो कि 1724 में हुआ था। ठीक है। निजामुल मुल्क ने मुगल सूबेदार मुबारिज खां को पराजित किया। निजामुल मुल्क ने मुगल सूबेदार मुबारिज खां को पराजित किया। तो सकूरखेड़ा का जो युद्ध है ना, वो निजामुल मुल्क और मुबारिज खां के बीच होता था। मुगल सूबेदार थे जिनका नाम था मुबारिज खां। तो सकूरखेड़ा का युद्ध निजामुल मुल्क और मुगल सूबेदार मुबारिज खां के बीच होता है, जिसमें मुबारिज खां को निजामुल मुल्क ने पराजित कर देता है। ठीक है। इसके बाद मुगल बादशाह ने इन्हें दक्कन का वायसराय नियुक्त किया और आसफजाह की उपाधि प्रदान की। और इसी सकूरखेड़ा में चिनकलिज खां ने विजय प्राप्त की और इसी समय इनको आसफजाह की उपाधि धारण की। किसने? तो मुगल बादशाह ने इन्हें क्या दी, तो आसफजाह की उपाधि धारण की। ठीक है। अब देखिए कि हैदराबाद जो राज्य था इसका पतन कैसे हुआ, क्या विवाद था, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो 1748 ईस्वी में निजामुल मुल्क की मृत्यु के पश्चात हैदराबाद आंतरिक संघर्ष तथा कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की कूटनीति का शिकार बन गया। देखिए जब 1748 में निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद हैदराबाद जो है ना आर्थिक संघर्ष से जुड़ने, मतलब आंतरिक संघर्ष से जुड़ने लगता है। ठीक है। और इसी समय कर्नाटक में भी विवाद हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक के बारे में, कैसे कैसे क्या होता है। तो यही मौका देख करके अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने इन्हीं कूटनीति का फायदा उठाया और हैदराबाद राज्य का पतन हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग कर्नाटक के बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक मुगल दक्कन का एक सूबा प्रांत था जो हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत आता था। तो देखिए कर्नाटक भी था ना, जैसे हैदराबाद प्रांत था ना, तो कर्नाटक भी जो था ना दक्कन का ही एक प्रांत था। दक्कन क्षेत्र का ही कर्नाटक भी एक प्रांत था। ये प्रांत जो थे हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत ही आते थे। इसका जो शासन प्रशासन था जो भी था, ये सब हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत ही आते थे। ठीक है। कर्नाटक के नायब सूबेदार को कर्नाटक का नवाब कहा जाता था। शासक का पद, जैसे पूछेगा कि कर्नाटक के नायब सूबेदार कौन थे, या कर्नाटक के नायब सूबेदार को ही कर्नाटक का नवाब कहा जाता था। तो कर्नाटक राज्य को स्वतंत्र किसने किया? तो उस समय शासक थे कौन? कर्नाटक के संस्थापक थे सादुतुल्ला खां। इन्होंने दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र होकर अर्काट को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। सादुतुल्ला खां ने कर्नाटक की स्थापना की थी और ये दिल्ली से मतलब स्वतंत्र करा के मतलब कर्नाटक राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है। लेकिन इनके बाद कोई भी योग्य शासक नहीं आए सादुतुल्ला खां के बाद, जो कि कर्नाटक की बागडोर संभाल सके, जिसके वजह से कर्नाटक भी पतन की ओर जाने लगा। इन लोगों के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ गई कि हम शासक बनेंगे। तो देखिए उत्तराधिकार का संघर्ष के बारे में पढ़िए। सादुतुल्ला खां के बाद उत्तराधिकार को लेकर स्थिति बिगड़ी। इसी संघर्ष के कारण अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों को यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप करने का मौका मिला। तो ये लोग आपस में लड़ने लगे, जिसका फायदा कौन उठाया? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने। तो कर्नाटक का अंत कैसे हुआ और ब्रिटिश नियंत्रण में कैसे आया? तो आगे चलकर कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने षड्यंत्र का आरोप लगाया और उनसे राजगद्दी का अधिकार छीन लिया। ठीक है। बंद करो।